नमस्कार दोस्तों, ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न जो हम मूल्यांकन करने वाले हैं वह यह है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की इससे कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। यहाँ पे विवेचन लिखा है, विवेचना कीजिए। यह अधिनियम सन 2000 में लाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए कि यह काल सन 2000 के आसपास भारत में इंटरनेट की शुरुआत ही हुई थी। ठीक है, व्यापक स्तर पर इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसलिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था, लेकिन इसमें कुछ भ्रामक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया था जो अस्पष्ट थी। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जहां पर इससे संबंधित वाद वाद उत्पन्न हुए। तो प्रस्तावना में इन्होंने यही बात कही है, लेकिन वाक्य रचना ठीक नहीं है। इन्होंने जो लिखा है मैं उसको हूबहू पढ़ देता हूँ, आप समझिएगा कि कहाँ पे दिक्कतें आती हैं लेखन में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A में यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक, भ्रामक या अपमानजनक संदेश को अपराध था मानता था। तो यहाँ से कंफ्यूजन हो गया, या तो यह नहीं होना चाहिए, यह सीधे लिखना चाहिए था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A किसी भी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक, भ्रामक या अपमानजनक संदेश को अपराध मानती है। ठीक है, इन्होंने यह प्रावधान था भी कर दिया, फिर अपराध मानता था, मतलब इससे वाक्य कुछ बन ही नहीं पाया। बाद में पूर्ण विराम होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, इसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो वाक्य ठीक से बनाया, इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने प्रस्तावना में ठीक दी है, मतलब आरंभ ठीक किया था, लेकिन अधिक बेहतर होता है यहाँ पे अनुच्छेद 19 की भी चर्चा संक्षेप में करते हैं। दिक्कत होती है, जैसे आपको हिंदी लिखना नहीं आता है तो आप कोशिश करिए, आप जो लिख रहे हैं उसको खुद से पढ़िए। खुद से पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे कि जब मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो एग्जामिनर को क्यों दिक्कत नहीं होगी। आगे इन्होंने कुछ आर्टिकल 19 पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की है। तो डायरेक्ट 19 आर्टिकल को यहाँ पे समझाना था, लेकिन धारा जो 66A है उसको थोड़ा सा व्याख्यायित करना था, तो उन्होंने ये चीज़ नहीं की है। इसके अंतर की है कि एक्ट की धारा 66A में आपत्तिजनक, अपमानजनक जैसे शब्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया गया था। इन्होंने यह वाक्य भी अच्छे से नहीं बनाया है। उस अ, अधिनियम की धारा, इस धारा में यह तो लिख दिया गया कि आपत्तिजनक या अपमानजनक शब्दों के उपयोग पर को अपराध माना जाएगा, लेकिन वे कौन से शब्द होंगे उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। इनका लिखने का मतलब यहाँ पर यही था। तो 19A हमें हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यह प्रभाव तो नहीं हो सकता। इन्होंने हेडिंग डाली है आर्टिकल 19 पर पड़ने वाले प्रभाव, इन्होंने 19 को पहले पॉइंट में बताया है, तो इसको अलग से बताइए ना आप। हेडिंग बना रहे हैं कि धारा 19 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर धारा 19 को वहीं पे व्याख्यायित भी कर रहे हैं, तो ये गलत है। स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण इसका दायरा काफी व्यापक हो गया, जिससे ये की गलत लिखा है, हमारी स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया, जिसने कि हमारी स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया। तो इस प्रकार ये दोनों वाक्य एक साथ लिखे जा सकते थे। कुछ अन्य चुनौतियों को भी लिखना था ना। बाद में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद 2015 आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस युक्ति प्रतिबंध लगाए इस धारा पर। काफी मिसयूज किया जा रहा था इस धारा का, इसलिए यह विवादित रही। आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने फिर वर्तमान स्थिति बताई है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि धारा 66A के रद्द हो जाने के बावजूद भी कई पुलिस थानों में मुकदमे चल रहे हैं। 2021 में लागू आईटी रूल और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को भी लेकर चिंता जताई गई है। ठीक है, तो ठीक है। मणिपुर हिंसा और किसान आंदोलन, अधिक बेहतर होता है कि ये चीजें जो हैं इनको प्रस्तावना के साथ लिखते हैं। जो करंट अफेयर्स है प्रस्तावना के साथ आप लिखेंगे तो अधिक प्रभावपूर्ण होगा। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, बातों में क्रमबद्धता का अभाव है। तो इसके लिए एक बेहतर उत्तर फॉर्मेट तैयार किया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रस्तावना में पहले तो 66A, धारा 66A की बात की गई है। तो उसमें आप बताएं कि क्या दिक्कतें थी और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसी साथ में अनुच्छेद 19(1)(a भी में जो निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी उसका भी उल्लेख करना है। मुख्य भाग को आप अनेक पॉइंट में बांट सकते हैं कि अनुच्छेद 19(a) की भावना के बारे में बात करिए, धारा 66(a) का स्वरूप अलग से बताइए,
ठीक है, अस्पष्टता और अति व्यापकता की समस्या की चर्चा कीजिए, और अनुच्छेद 19(2) की सीमाएं और इसका उल्लंघन किस प्रकार इस धारा के माध्यम से हो रहा था उसको बताइए। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 के केस में, उसको आप बताइए। ठीक है, और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि धारा 66(a) का उद्देश्य भले ही डिजिटल माध्यमों पर अनुशासन बनाए रखना हो रहा हो, लेकिन इसकी भाषा ने इसे अधिकार हनन का उपकरण बना दिया। श्रेया सिंघल निर्णय ने संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया कि कानून स्पष्ट, सीमित, न्यायसंगत होना चाहिए। यह प्रकरण भारतीय विधि और लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा दिशा में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। तो देखिए, संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे अधिकारों की किस प्रकार रक्षा करता है, तो उसका एक बेहतर उदाहरण है श्रेया सिंघल वाद जो 2015। ठीक है, तो इस इन बातों के इस तरीके से इस फॉर्मेटिंग पर लिखकर इन बातों को शामिल करते हुए आप अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर जो आपको हमारे आंसर राइटिंग कार्यक्रम में शामिल होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो यूट्यूब चैनल के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस राइटिंग ग्रुप, और वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।